मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो है कक्षा 12वीं का जो समाज शास्त्र का जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो है समाज शास्त्र का जो सेकेंड चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज इस चैप्टर में ये जानने वाले हैं कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना कैसी होती है, जनसांख्यिकी क्या होता है और भारतीय समाज की संरचना जो है वो किस तरीके से है, इसके बारे में है आज जो है हम संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, डेली जो है शाम 7 बजे कक्षा जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए मैं लाइव आता हूं और ये लाइव क्लास है। अब तक मैंने जो है कुछ विषयों को मैंने जो है डिजिटली बोर्ड तो नहीं लेकिन व्हाइट बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है। और आज जो है मैं पहली बार आपको मोबाइल के मदद से जो आपका नोट्स है पीडीएफ एनसीईआरटी की मदद से आज मैं पढ़ाऊंगा। और देर ना करते हुए अपने इस सेशन को हम जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हमारा स्टार्ट है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो ये देख सकते हैं आपका एनसीईआरटी पीडीएफ है। इसी के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे कि जनसांख्यिकी होता क्या है। जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। जनसांख्यिकी का मतलब होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। सुव्यवस्थित का मतलब होता है जब हम किसी जनसंख्या को वहां पर कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने अन्य तरह के लिंग के लोग हैं, इन सभी चीजों का यदि हम सुव्यवस्थित रूप से यदि अध्ययन करें तो इसको हम जनसांख्यिकी कहते हैं। हिंदी में इसे हम जनांकिकी भी कहते हैं। तो आप कभी कंफ्यूजन मत होइएगा कि जनसांख्यिकी और जनांकिकी में क्या अंतर होता है। जनसांख्यिकी और जनांकिकी एक ही है, इस बात को स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। इसको अंग्रेजी में पर्याय डेमोग्राफी कहा जाता है। देखिए, आप अर्थशास्त्र पढ़ें, आप समाजशास्त्र पढ़ें या आप कक्षा 9वीं 10वीं में यदि आप फिजिक्स पढ़ते थे तो आपने देखा कि जब आप फिजिक्स पढ़ते थे तो फिजिक्स में आप कुछ ऐसे शब्दों का आप उसमें संधि विच्छेद होता था, जिसमें ये शब्द ग्रीक शब्द का लिया हुआ है तो वो शब्द यूनान का लिया हुआ है तो ये शब्द उस शब्द का लिया हुआ। ठीक उसी प्रकार जो डेमोग्राफी शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब सवाल होता है कि जितने भी हम सभी चीजों को लेते हैं कि ये शब्द ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, तो ये लैटिन भाषा से लेकर बना है, तो यूनानी भाषा से लेकर बना है। आखिर हम इन्हीं सभी भाषाओं को क्यों लेते हैं? हम अंग्रेजी को क्यों नहीं लेते हैं? हम तमिल तेलुगु को क्यों नहीं लेते हैं? या जर्मन या स्पेन को क्यों नहीं लेते? या जापानी भाषा को क्यों नहीं लेते हैं? हम यूनान, लैटिन या ग्रीक भाषा को ही क्यों लेते हैं? साइंस पढ़ते हुए समय, इकोनॉमी पढ़ते हुए समय, समाजशास्त्र पढ़ते समय इन्हीं भाषाओं को क्यों लेते हैं? तो उसके पीछे एक गहरा कारण है। जो कारण यह है कि देखिए, जो यूनानी भाषा है, जो ग्रीक भाषा है, जो लैटिन भाषा है, ये डेड भाषा है, यानी एक मृत भाषा है। अब इस भाषा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, जो कि मरी हुई भाषा है, कोई इसका बोलता नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी नए शब्द आ जाए, कोई नई चीज आ जाए तो उसमें वो शब्द आएगा नहीं। इस वजह से जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, जितने भी खगोल शास्त्री होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं, जितने भी सारे लोग होते हैं, ये सभी क्या यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि यूनानी भाषा के किन शब्दों से बना है या लैटिन भाषा किन शब्दों का से बना है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं। अब आगे देखिए, यूनानी भाषा के दो शब्दों, देखिए मैं अगर आपको मैं पेन का मैं प्रयोग करता चलूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से पेन का कोई प्रयोग करना का कोई मतलब है। क्योंकि यदि मैं चीज़ों इस तरह से बताते हुए चलूं तो भी आपको मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ पा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से, किन दो शब्दों से? डेमो प्लस डेमो यानी जन। डेमो का अर्थ होता है जन, जन का मतलब होता है लोग, और ग्राफी इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्राफी का अर्थ होता है यानी वर्णन से मिलकर बना है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है जन यानी लोगों का वर्णन। इसमें क्या है, डेमोग्राफी का हिंदी भाषा में या आम भाषा में इसका मतलब हो जा रहा है लोगों का वर्णन। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा इस चीज को लेकर। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीजें समझ पा रहे हैं।
ठीक है, से का वर्णन, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत देख सकते हैं दिया हुआ जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यानी जनसांख्यिकी के अंदर, जिससे मैंने बताया कि प्रत्येक जनसंख्या के संबंधित अनेक रुझानों का, जैसे मैंने कितने पुरुष महिलाएं हैं, कितने उनके बच्चे हैं, कितने उनके महिलाओं हैं, कितने उनके बूढ़े हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, कितने ठंड जेंडर है, इस सभी चीजों का क्या जनसांख्यिकी में यानी जनांकिकी में, डेमोग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या का आकार में परिवर्तन मतलब कोई 5 साल का है तो अब वो 15 साल का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, ये जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो रहा है, ये आयु में परिवर्तन हो रहा है। जनसंख्या का आकार में परिवर्तन का एक और मतलब निकाल सकते हैं, जैसे किसी देश की जनसंख्या किसी समय 1 करोड़ रही होगी, अब उस देश की जनसंख्या मात्र 80 लाख है या 50 लाख क्या है, या किसी देश की जनसंख्या एक समय में बहुत ज्यादा हो रही थी, जबकि आज उस देश की जनसंख्या ना के बराबर या दिन प्रतिदिन वो जनसंख्या क्या घटते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, घटते हुए जा रही है। तो इसको जो है हम जो है क्या बोलेंगे, इसको जो है हम जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कहेंगे। या किसी भी देश की जनसंख्या है जो बहुत सामान्य, बहुत ही स्लो बढ़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उसकी जनसंख्या में 5 से 10 गुनी वृद्धि यदि आपको देखने को मिली, तो हम भी कहेंगे कि जनसंख्या के आकार में वृद्धि है। तो इसका एक मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझना चाहें तो समझने के लिए हम जो है किसको, हम जो है ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे जापान की एक समय जनसंख्या ठीक ठाक होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में हमें जो है जापान की जनसंख्या दिन पर दिन हमें नीचे गिरते हुए, इस तरह से नीचे गिरते हुए देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों, इसको भी हम जानेंगे। तो इन सभी रुझानों का हम अध्ययन करेंगे। जन्म को, उसके साथ हम और चीजों को भी देखेंगे, क्या जैसे कि जन्म मृत्यु दर हो गया, ये देखेंगे। क्या हमारा जो है जन्म मृत्यु दर है हमारा, इसको हम देखेंगे। देखिए जन्म मृत्यु दर हो गया, प्रवसन के स्वरूप को देखेंगे, और जो है अन्य चीजों को क्या हम जो है इस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी चीजों बता रहे हैं कि जनसंख्या के आकार को तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम किसको, अन्य चीजों को देखेंगे। हम जन्म को देखेंगे कि जन्म दर किस देश में कैसा है, यानी किस देश में कितनी आबादी में बच्चों का जन्म होता है। मृत्यु दर देखेंगे कि वहां पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्ध लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं। इन सभी चीजों का जो है हम अध्ययन करेंगे। चलिए आप एक सेकंड जरूर रुकिए, लाइट जो डिस्कनेक्ट अध्ययन जो है हम देखेंगे। अब देखिए प्रवसन के स्वरूप देखेंगे। अब सवाल होता है कि प्रवसन क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है प्रवसन। अब सवाल होता है कि प्रवसन क्या होता है। प्रवसन यानी जैसे कि कुछ लोग हैं जो भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, जबकि वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में आ रहे हैं, अपने देश की नागरिकता को छोड़े। तो कारण जानेंगे, प्रवसन के स्वरूप को देखेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे देश में क्यों आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे देश के नागरिक अपनी नागरिकता क्यों छोड़े हैं, हमारे देश को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, या देश के क्यों आप छोड़ दो, अगर राज्य के ले लो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जाकर बस रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जन्म यूपी में हुआ, अब यूपी में ना रहते हुए अब काफी लंबे से या कुछ दशकों से वो और उसका परिवार जो है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई में रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है। या वो व्यक्ति जिसका जन्म बिहार में है वो बिहार में ना रहते हुए यूपी में रह रहा है, या वो दिल्ली में रह रहा है। तो इन सभी चीजों को, इन प्रवचनों के स्वरूप को भी जानेंगे, स्वरूप को तो जानेंगे, साथ में इन कारणों को भी जानेंगे, और इससे क्या नुकसान है, क्या इससे लाभ है, क्या लोगों की इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, और किन वजह से इस तरह के लोग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो रहे हैं, अपना प्रवसन को बदल रहे हैं, अपने मूल निवास को बदल रहे हैं, और कुछ लोग देश छोड़ के आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। इसको भी देखेंगे। साथ ही जनसंख्या की, आप देख सकते हैं, साथ ही जनसंख्या की संरचना और संगठन को भी देखेंगे। साथ में जो जनसंख्या की संरचना है उसको देखेंगे कि जनसंख्या की संरचना किसी है, इसके संगठन को देखेंगे, अर्थात उसमें स्त्री पुरुषों के विभिन्न आयु वर्गों के अनुपात को देखेंगे।
यानी संरचना को देखेंगे, इसका मतलब है कि उसमें स्त्री और पुरुष के विभिन्न आयु और वर्गों के लोगों का अनुपात देखेंगे, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, इत्यादि चीजों को देखेंगे। अब चलिए आगे जो है मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर मैं चलता हूँ आगे। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चीजें यदि क्लियर होती है ना तो अच्छा होता है, और इसलिए मैं समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए जो आपकी ये पीडीएफ है, एनसीईआरटी पीडीएफ है, इसी को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैंने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, मैंने वो पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक को मैंने मिस कर दिया या उस टॉपिक को मैंने मिस कर दिया, ऐसा आपको ना लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कर रहा है, दे रहा है यहाँ पर नीचे जनसांख्यिकी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम दे रहा है कि जो जनसांख्यिकी है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकारिक जनसांख्यिकी। देखिए दोस्तों, जो दे रहा है कि जनसांख्यिकी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकारिक जनसांख्यिकी यानी फॉर्मल डेमोग्राफी। अब ये फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होती है, अब इसको जानने का व्यवहारिक भाषा में या सैद्धांतिक भाषा, दोनों पक्षों में इसका हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, यानी उस आकारिक जनसंख्या उसे कहते हैं जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार को, आकार के मतलब पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, जनसंख्या छोटी है बड़ी है, जनसंख्या क्यों किसी देश की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे चीन और भारत की जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, अमेरिका की जनसंख्या उतनी क्यों नहीं बढ़े, जबकि जापान की जनसंख्या धीरे धीरे इतने नीचे क्यों जा रही है, ये जनसंख्या आकारिक जनसंख्या के अंदर आता है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, महिला क्या पुरुष कितना है, ये सारी क्या आकारिक जनसंख्या में क्या अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। और सामाजिक सांख्यिकी जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। तो जैसे कि एक तो आकारिक जनसांख्यिकी होता है, दूसरा होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। अब सामाजिक जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है, सामाजिक जनसांख्यिकी का मतलब होता है जिसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि उस समाज में, उस देश में कितने लोग अमीर हैं, तो कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग राजनीतिक प्रभाव है, या कितने लोग उनका समाज में दबदबा है, या समाज में समृद्ध है, संतुष्ट है, इत्यादि। इन सभी चीजों को सामाजिक जनसांख्यिकी में ये देखेंगे। तो आप ये बात क्लियर रखिएगा कि जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। ये दो प्रकार होते हैं, जिसमें सामाजिक जनसांख्यिकी में जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। सभी प्रकार की जनसांख्यिकी अध्ययन गणना या गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। यानी जितने भी प्रकार के जो जनसांख्यिकी होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके जनसांख्यिकी होते हैं, ये अध्ययन और गणना की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। जैसे कि जनगणना या सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत एक निर्धारित प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित रीति से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि हम आकारिक जनसांख्यिकी का जाने या सामाजिक जनसांख्यिकी के बारे में जाने, जनसांख्यिकी के बारे में जाने, इसके लिए हमें जरूरी है कि उस क्षेत्र में हमें जनसंख्या का अध्ययन हो, हमने उस क्षेत्र में जनसंख्या का हमने अध्ययन किया हो, हमने जनसंख्या की गणना किया हो। उसके बाद हम दोनों आधार पे देखते हैं कि आकारिक जनसंख्या के आधार पे पुरुष महिलाओं में क्या अंतर है, बूढ़े बच्चों में क्या अंतर है, इत्यादि चीजों के क्या हम जो है देखते हैं। जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी में हम वो भी जब तक जनसंख्या का हम अध्ययन नहीं करेंगे, जनसंख्या का गणना नहीं होगा, जनसंख्या का सर्वेक्षण नहीं होगा, तब तक हम उसका क्या आंकड़े नहीं दे पाएंगे, सुव्यवस्थित जानकारी हम नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने बताया वो आपको क्लियर रहा होगा। यदि क्लियर रहा होगा तो ठीक है, नहीं क्लियर रहा तो मैं आपको बता दूं, डेली जो है शाम 7 बजे कक्षा जो 12वीं के हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूपी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए डेली लाइव क्लास चलाई जाती है और आप हमारे सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यदि कुछ चीज ना समझ में आए तो आप लाइव चैट में आप पूछिए। प्लस वे बच्चे जो डेली हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में वो भी बच्चे जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उनकी चीजें ना समझ में आए तो कमेंट करके लिखें। यदि उनको किसी भी प्रकार की, जैसे टाइमिंग को लेकर मेरी आवाज बहुत स्लो है या बहुत मैं फास्ट बोलता हूँ या तेज गति है, इन सभी चीज को लेकर यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा।
मैं पूरा प्रयास करूंगा उन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए। तो चलिए इसी के क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए ये बता रहा है कि जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होता है। सवाल ये उठता है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन क्यों होता है, क्योंकि जब आप समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हो, यहाँ के लोगों को पढ़ते हो, सामाजिक संरचना को पढ़ते हो, वेशभूषा, खान पान, कल्चर, इन्हीं सभी चीजों को पढ़ते हो ना। और कहीं ना कहीं जब तक आप जनसांख्यिकी का अध्ययन नहीं कर पाओगे तब तक आप समाजशास्त्र को नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आपको किसी देश में महिलाओं का अनुपात नहीं मालूम है, पुरुषों का अनुपात नहीं मालूम है कि कितने पुरुष है कितना महिला है, प्लस आप ये नहीं जब तक जान पाओगे वहां पर पुरुषों की आबादी ज्यादा क्यों है या महिलाओं की आबादी ज्यादा क्यों है, वहां पर बच्चों की आबादी कम क्यों है, या आप जो है वृद्धों की आबादी ज्यादा क्यों है, इत्यादि इत्यादि चीजें जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक समाजशास्त्र के बारे में नहीं जान पाओगे। अब सवाल उठता है कि जनसांख्यिकी के आधार पर समाजशास्त्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या कम है, तो जरूर नहीं कि भौगोलिक कारण हो सकता है, क्या पता वहां के माता पिता जो है ज्यादा बच्चों को जन्म देने पर रुचि ना रखें, यहाँ के माता पिता को एक या दो संतान में उनको संतुष्टि मिल जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में 2 से 4 पिताओं की वहाँ 2 से 4 बच्चों की मांग होती है। हर माता पिता वहां पर 4 बेटों या 4 बेटियों की मांग करते हैं, जन्म पर देने पर जोर देते हैं। तो सबकी अपनी मानसिकता होती है, और जब जनसांख्यिकी को पढ़ेंगे तब जाकर वहां पर समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है हम सब चीजों को समझ पाएंगे। उससे पहले क्या हम नहीं समझ पाएंगे। तो वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमी विषय है, यानी एक उद्भव और एक अलग अकादमी विषय के रूप में इसकी स्थापना को श्रेय बहुत ही दिया जाता है, बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वैसे व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो यूपी बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू के रूप में इनकी जो रचना है, इनकी जो कृति है, प्लस इनके जो सिद्धांत है उसके बारे में पेपर में प्रश्न पूछता है। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 10 अंकों के प्रश्न, 10 नंबर के एमसीक्यू जो है आपके जो है इस चैप्टर से आने हैं, तो आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, सरल है। आप जो है इस चैप्टर को आसानी से, सरलता से आप जो है इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आप जो है इसको जो है विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 2 विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटी हुई थी, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है उत्तरार्ध में, 2 शब्द देता है, एक उत्तरार्ध देता है, एक पूर्वार्ध देता है। अब सवाल उठता है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में क्या अंतर होता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है, जैसे कि माना 18वीं शताब्दी है, तो 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1700 ईस्वी। जैसे हम 21वीं शताब्दी में है तो हम क्या लिखते हैं, वर्ष 2024, तो 2024 लिखते हैं ना, 2124 तो नहीं लिखते हैं। 2124 लिखेंगे तो 22वीं शताब्दी होगा। तो 18वीं शताब्दी यानी 1700 ईस्वी, तो 1700 ईस्वी से लेकर 1750 तक ये जो आपका समय होगा ये पूर्वार्ध होगा आपका। ठीक है, 1750 से लेकर आपका 1800 ईस्वी तक ये जो बीच का समय होगा ये उत्तरार्ध होगा आपका। पूर्वार्ध का मतलब पहले हुआ, उत्तरार्ध का मतलब बाद में होगा। तो जब उत्तरार्ध दे तो इसका मतलब 1750 के बाद में उस समय था, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब है 1800 आपका 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक का समय, इसको जो है हम क्या कहेंगे, उत्तरार्ध कहेंगे। तो इसमें बता रहा है कि 1750 के समय के बाद 1800 ईस्वी तक यूरोप में 2 अलग अलग प्रक्रियाएं, 2 अलग अलग घटनाएं जो हैं घटी थी, साथ साथ घटी हुई थी। क्या, एक पहला राजनीतिक संगठन के प्रमुख में राष्ट्र राज्यों की स्थापना, यानी पहला यह था कि राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगा। और जैसा कि आपको पता चला कि जैसे कि अमेरिका था, एक समय था ये भी क्या गुलाम था, और 1750 के बाद इसने जो है एक लंबे से इसी समय में इसने भी ब्रिटेन से आज़ादी पाई। और ये छोटे छोटे ऐसे 50 देशों में था, इन सभी ने एक
संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का गठन हो रहा था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे राज्य थे जो अलग हो रहे थे, जो स्वतंत्र होते, और भारतीय से उस समय भारतीय अफ्रीका के से बहुत सारे राज्य थे, देश थे जो कि उपनिवेश बन रहे थे। तो उस समय क्या था, कुछ ऐसे राज्य थे जो राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्रों की स्थापना कर रहे थे। तो पहली घटना यह थी। दूसरी, आंकड़े में संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। दूसरे आंकड़ों में संबंधित आधुनिक विज्ञान, और 1750 के बाद इस समय आधुनिक विज्ञान का जो है उभार हुआ। अब सवाल होता है कि जितने भी आधुनिक विज्ञान है ये इसी समय क्यों उभार हुआ है। जैसे कि आप न्यूटन को ले लो, न्यूटन को ले लो, अल्बर्ट आइंस्टीन को ले लो, जितने भी आपको वैज्ञानिक मिलेंगे ये 1700, 1800, 1900 समय ही क्यों मिलेंगे। जैसे अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा कक्षा 9वीं और 10वीं में, तो आपने कभी सोचा है कि जितने भी भूगोल शास्त्री हुए, जितने भी गणितज्ञ हो गए, या जितने भी हमारे ये क्या हुए वैज्ञानिक हुए, ये 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में ही क्यों पढ़ते हैं। कभी हमको ये क्यों नहीं पढ़ा कि ये व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जो 11वीं शताब्दी में ये किया, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 9वीं शताब्दी में ये किया। हमको जो भी इतिहास में, इतिहास छोड़ दो, जो भी हमने फिजिक्स में या साइंस में, आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो भी हमने पढ़ा 9वीं 10वीं में, आपने हमेशा सुना 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक वैज्ञानिक किए थे, या आप मैथ पढ़ोगे 9वीं 10वीं का, तो एक गणितज्ञ थे जो 17वीं सदी, जैसे गैलीलियो हो गया, न्यूटन हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में ही, 1928 शताब्दी में ही क्यों पढ़ने को मिला। इनके बारे में जानकारी का जिक्र मिलता है, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है राजनीतिक स्थिति। क्योंकि 18वीं या 17वीं शताब्दी से पहले क्या था, जो यूरोप था वहां पर प्रशासन था, शासक था, पादरी वर्ग था। जैसे हमारे यहाँ तो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था ना, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ये जैसे हमारे यहाँ थे, ठीक उसी प्रकार जो था वहां पर पादरी वर्ग था, शासक वर्ग था। तो आप वे वर्ग जो शिक्षित वर्ग थे, कितने भी योग्य हो जाए, आमतौर पे पादरी वर्ग जो थे वहां के, और जो शासक वर्ग थे, उनको नीचे ही दबा के रखते थे, कभी उनको ऊपर बढ़ने नहीं देते थे। अगर किसी भी चीज का वो चिंतन करते थे, किसी भी दार्शनिक विचार रखते थे, या किसी भी चीजों का खोज करते थे, तो बड़ा पादरी वर्ग की वर्ग से, शासक वर्ग के वर्ग से बड़ा उनको ऊपर दबा दिया जाता था, किसी खोज के लेकर, किसी रिसर्च को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर। क्योंकि उनको लगता था कि यदि इनको रोका ना जाए, इनको दबाया ना जाए, तो शिक्षित वर्ग क्या पादरी वर्ग से या शासक वर्ग से आगे निकल जाएगा और इनका सत्ता साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनको लगता था। इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय दबा कर रखा। लेकिन जब 16वीं 17वीं समय में नए नए विचारों का जन्म हुआ, जब लोकतंत्र की चिंगारी लगी, ये सभी चीजें होने लगा 17-18वीं शताब्दी में, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सारे बहुत सारे भूगोल वक्ता, बहुत सारे वैज्ञानिक, ये इनका उभार होने मिलता है। इसलिए आप प्राचीन इतिहास, अगर आप विश्व इतिहास का पढ़ लें या यूरोप को पढ़ लें, तो आपको दूसरी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा 16-17वीं शताब्दी में आएगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों का, बहुत सारे गणितज्ञों का, बहुत सारे खगोल शास्त्रियों का, बहुत सारे जो मैथमेटिशियन है यानी गणितज्ञ हैं, बहुत सारे जो भौतिक विज्ञान को, जो फिजिक्स है, उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि इस समय शासन उतना कठोर नहीं था, धीरे लचीला हो गया था, और लचीला को होने की वजह से जो शिक्षित वर्ग था वो बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर ऐसा बढ़ते हुए गया, जिसका आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कारण कि इस वर्ग में क्या बड़े सारे, इस समय में बहुत सारे एक आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान को समझने वाले लोग, आधुनिक विज्ञान को संशोधन करने वाले लोग, उसको आगे बढ़ाने वाले लोगों का जन्म हुआ। प्लस उस समय शासन बहुत कठोर नहीं था, लचीला हो गया था। इस वजह से इस समय आधुनिक विज्ञान का बड़ी तेजी से विकास हुआ। और इसके साथ साथ क्या, जो हमारा आधुनिक विज्ञान जनसांख्यिकी है, उसका भी शुरुआत हुआ। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर जैसे जैसे चीजों का विकास हुआ, इसका आधुनिक विकास का और संशोधन हुआ, और बदलाव हुआ, और विकास हुआ, सब कुछ हुआ। क्योंकि देखिए
किसी भी चीज का जब जन्म होता है तो एक समय में उसका बदलाव नहीं होता है। धीरे 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 समाज में चीजें बदलती हैं। जैसे यदि आप समाज में वेशभूषा की अगर बात कर लें, जैसे अगर आप अपने दादाजी को या नाना जी को या उनके उम्र में किसी भी व्यक्ति को देखें, तो अगर आप यूपी से हैं तो आप देख सकते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन अगर आपको पिताजी को देखा तो शायद वो कुर्ता पजामा पहनते होंगे या सिला हुआ शर्ट और पैंट पहनते होंगे। आपकी उम्र के जो बच्चे होंगे, जो 12वीं के जो बच्चे होंगे, लेकिन शायद वो किसी पिता शायद जींस या टी शर्ट पहने होते होंगे या शर्ट पहनते होंगे। लेकिन आप जींस और टी शर्ट पहनते होंगे या अलग तरह के कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन आप धोती कुर्ता कह दीजिए कि पहनने के लिए आप नहीं पहने हो, कुर्ता पायजामा दे दिया पहनने के लिए आप नहीं पहने होगे, शायद ही सिला हुआ शर्ट या पैंट पहने होगे, वो भी शायद ना पहने हो, नहीं पहने होगा। आपको केवल जींस या टी शर्ट पसंद है। तो वेशभूषा का भी धीरे धीरे कैसा बदलाव हुआ। समाज में किसी भी चीजों का बदलाव जो होता है एक समय में होता है, एक धीरे धीरे होता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इस जो आधुनिक जो विज्ञान की संख्या की है, इसका जब शुरुआत हुआ, आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार किया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और आगे चलकर और आंकड़े अन्य चीज जोड़ने लगे, बहुत सारे शोध हुआ, सब कुछ होने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए जन स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रारंभिक रूपों में देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जन स्वास्थ्य। अब जन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, इसका अगर संधि विच्छेद करें, जन का मतलब होता है लोग और स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। ठीक, अब प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, यानी लोगों के स्वास्थ्य की, लोग सुरक्षित, लोगों का स्वास्थ्य और लोगों से साथ संबंधित हम बहुत सी चीजों का जिक्र कर सकते हैं कि लोगों की खान पान क्या है, लोगों के खान पान क्या है, लोगों की दिनचर्या का कार्य क्या है। ठीक है, लोगों को मूलभूत जो बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो दी जा रही कि नहीं दी जा रही, इससे भी लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो प्रबंधन है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप किसी व्यक्ति को यदि उसको अच्छे हॉस्पिटल या क्लिनिक की सुविधा दे दो, लेकिन उसके खान पान को एकदम घिसा पिटाई रहने दो, या मार्केट में जो भी चीजें रहे बहुत ज्यादा बेकार रहे, तो कोई फायदा नहीं होता है अच्छा हॉस्पिटल या अच्छे क्लिनिक खोलकर। लेकिन अगर वहीं पर जो भी बाहर की जो भी चीजें हैं खान पान की, विशेषकर जो पैकेट की चीजें होती हैं, यदि उस पर सरकार विशेष ध्यान दे, हेल्दी है नहीं, लोगों के लिए स्वास्थ्य वर्धक है या नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार वो भी क्या है, एक जन स्वास्थ्य प्रबंधन का भी काम करती। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर कोई खोलता है खाद्य सामग्री से, तो उसमें अगर आपने देखा हो एक हरे रंग का एक लोगो होता है, प्लस फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ इंडिया से जो फांसी है, उससे क्या आपसे जो है परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति खाद्यान्न चीजों को क्या बना सकता है। तो ये भी कहने के जन स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में एक बड़ा कदम है। फिर अच्छे क्लिनिक हॉस्पिटल, ये भी जन स्वास्थ्य का प्रबंधन में अच्छा चीजें हैं। अन्य ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिससे लोगों का जन स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जा सकता है। तो उस समय यूरोप के समय में जन स्वास्थ्य यानी लोगों का स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूपों के लिए विकास में और आरक्षी यानी पुलिस और कानून व्यवस्था में, मैं इसको एक आज और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधित आर्थिक नीतियों में, कराधान में और राजस्व उत्पादन और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया है। यानी मैंने कहा ना इन सभी चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो उस समय जैसे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है आपका, जन स्वास्थ्य प्रारंभिक रूपों में, इसको मैं ले लूं क्या दे कि जन स्वास्थ्य प्रारंभिक रूपों के विकास में आरक्षी पुलिस यानी पुलिस का आरक्षण, कानून व्यवस्था में अनुपालन, कृषि उद्योग संबंधित आर्थिक जो है नीतियां और कराधान जैसे राजस्व उत्पादन में, नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया है। सभी चीजें होने लगी। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके आप जो है मुझे बताइएगा, और मैं उम्मीद करूंगा चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रही हैं। चलिए ठीक है, इसी के क्रम में चलिए अब जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं राज्य के कार्यकलापों के नए नए और बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र से यहाँ दिया है, देख सकते हैं ये जो चीज जो दिया है उसको अब नोट कर लीजिएगा। क्या दिया कि राज्य के कार्यकलापों के नए नए बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र में सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को यानी
जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों में संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई। यानी अगर आप भारत के संदर्भ में देख लीजिए तो भारत में क्या हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। वर्ष 2011 में जनगणना की गई, वर्ष 2021 में होनी थी, जो कि लॉकडाउन और कोविड की वजह से जो था स्थगित हो गया, जो नहीं हुआ। तो क्या भारत सरकार ही केवल जनसंख्या कराती है? नहीं, हर देश, छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश अपने देश की जनसंख्या कराती है। और भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में जो है जनसंख्या होता चला आ रहा था। जनसंख्या क्या भारत में होते हुए चला आ रहा है, बहुत से देश करवाते हुए चला आ रहे हैं। और आजादी के बाद जो है हमने 1951 में हमने हमारी पहली जनगणना हुई, और तब से जो है भारत में हम हर 10 वर्ष में हमने कई बार हमने जो है अपने देश में हमने जनगणना कर रहे हैं। तो जनगणना क्यों कोई देश करता है? ताकि जनगणना करने के लिए वो आर्थिक पक्षों को देखता है। जनगणना में आर्थिक पक्षों को देखा था, सामाजिक पक्षों में देखा है, कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने बच्चे हैं, कितने अनपढ़ है, कितने से पढ़े लिखे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने योग्य है यानी कुशल है। इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। सरकार एक अध्ययन करती है और उसी अध्ययन के बाद वो अपनी पॉलिसी बनाती है। जैसे जैसे मान लीजिए सरकार ने अपने देश में, किसी देश की सरकार ने अपने देश में जनसंख्या का अध्ययन कराया, अगर उसको मिला कि उसके देश की आबादी केवल 15% आबादी पढ़े लिखे है, तो कोई भी योजना लाएगी तो सरकार तो पहले समझ नहीं पाए, जो कि लोग पढ़े लिखे हैं तो देश का विकास नहीं होगा। तो सरकार अपनी योजना में क्या करेगी, जो लोग पढ़े लिखे उस पर विशेष खर्चा कर देगी। पता चला कि हमारे देश में जनसंख्या हुआ 80% आबादी मान लीजिए पढ़ी लिखी है, एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा डाटा मान लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, मैं बताने के लिए 80% है, आप 60 भी कर सकते हो, 40 भी समझ सकते हो समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि भारत की आबादी 80% पढ़ी लिखी है, ऐसा मान लीजिए, कोई डाटा नहीं, 80% नहीं पढ़ी लिखी है, ठीक है। मान लीजिए 80% पढ़ लिखी है। अब सरकार पास मान लीजिए ये जनगणना गया, तो अब मान लीजिए सरकार को मिला कि देश की आबादी 80% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद जी जो पढ़े लिखे हैं वही ज्यादा बेरोजगार है। जो कम पढ़े लिखे हैं या जो ना भी पढ़े लिखे वो रोजगार है। क्योंकि हमारे देश में अगर ये कटु सच है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेरोजगार है, तो उसको कोई भी काम दे दो, गारा माटी मेहनत मजदूरी कोई भी, तो काम कर लेता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है अगर उसके योग्य का काम नहीं मिला तो काफी लंबे समय तक वो बैठा रहता है, 20 उम्र तक, 25 उम्र तक, 26 तक, कुछ लोग 30 उम्र तक बैठे रहते हैं या तैयारी करते हैं, कुछ अन्य काम करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जितनी हमने पढ़ाई किया उस अनुसार हमको काम नहीं मिला तो ये काम नहीं कर सकते हैं। और जबकि जो व्यक्ति 8वीं 5वीं या दूसरी पास है, पढ़ाई नहीं है, उसको लगता है क्या भाई पैसा मिला, दिन का 800 1000 काम करेंगे, बात खत्म। तो ये भी होता है। तो कहने का मतलब अगर उस सरकार पता चले 80% आबादी पढ़ी है तो लेकिन उसके बाद भी बहुत से ज्यादा लोग बेरोजगार है, जिसमें महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या पढ़े लिखे ज्यादा बेरोजगार, तो उसी के अनुसार सरकार क्या करेगी, अपने कानून को, अपनी नीतियों को बनाएंगी और उसको सरकार को एक दिशा मिलेगा कि हमको इधर जाना है, किधर जाना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, क्या करना है। इसलिए किसी देश के विकास के लिए जनसांख्यिकी का अध्ययन उस देश के लिए भी, उस देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि अपने देश की जनसंख्या का अध्ययन करें। इसलिए यहाँ पे एक शब्द का दिया गया है, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। ये आज नहीं, बहुत पहले ही महसूस हो गया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि चीजें आप समझ पा रहे हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, समझ पा रहे होंगे। यदि ना समझ पाए तो लाइव क्लास चलती है, आप कमेंट करके मुझे बताएं और मैं प्रयास करूंगा चीजें आपको समझ में रहे, ठीक है। और जरा हम देख लेते हैं हमारा जो वीडियो का कितना लंबा हो गया। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जब 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है तो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। तो मैं प्रयास करता 40 से 45 मिनट, या बहुत ज्यादा किसी टॉपिक पर बात कर लिए तो 55 से 50 मिनट, क्योंकि उसके बाद लोग बोरिंग होने लगते हैं, नहीं अच्छा लगता है। तो और कई सारे पार्ट में देखने से थोड़ा चीजें समझ में भी आती हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए, हालांकि काफी पुराना है पर इसका आधुनिक रूप राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने का प्रश्न हालांकि काफी पुराना है। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, देखिए यहाँ दिया है कि राज्य द्वारा
सामाजिक आंकड़े, कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने किस धर्म के, किस जात के, क्या काम करते, कितने पढ़े लिखे, कितने बीमार स्वस्थ है, ये जितने भी सामाजिक आंकड़े इकट्ठे का जो प्रचलन है काफी पुराना, ऐसा नहीं है कि ये 18वीं या 19वीं या 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। यदि आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो ये जो चाणक्य थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से भारत में जनगणना हो रही है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उनके शासन के समय में जो अशोक का शासन था, तो उनके समय में क्या होता था, जनगणना वो करवाते थे, देश में कितने लोग आए, कितने गए, गुप्तचर विभाग प्लस देश का जनगणना वो अपने शासन काल में करवाते थे। कुछ अन्य और भारत में शासक हुए जिनको लगा कि अपने देश की जनगणना करनी चाहिए, तो जनगणना करवाते थे। सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा, अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े, प्राचीन भारत का इतिहास में अगर आप इस चीज को जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने बता रहा, और जो कि ये बताया कि राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने का जो प्रचलन है, हालांकि काफी पुराना है, नया नहीं कि 17वीं 16वीं शताब्दी में ये होने लगा। हाँ, इस समय जोर जोर से होने लगा। जोर जोर से क्यों होने लगा? जोर जोर से मतलब है बड़े पैमाने पर होने लगा। तो बड़े पैमाने पर क्यों होने लगा? क्योंकि जो 17वीं 18वीं शताब्दी था, जो 18वीं आपका शताब्दी था, इस समय विश्व में लोकतंत्र आने लगा, शिक्षित वर्ग का उभार होने लगा, लोकतंत्र आने लगा। और लोकतंत्र में मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, लोगों के हित के लिए लोकतंत्र होता था। अब लोगों का अगर आपको कल्याण करना है, लोगों का विकास करना है, जब तक आप लोगों को नहीं समझोगे तो लोगों का विकास कैसे होगा? आपको नहीं मालूम कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने गरीब हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने जो है बीमार व्यक्ति हैं, तो आप विकास कैसे करोगे? लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके देश में इतने अमीर हैं, इतने गरीब है, तो उसके लिए आप नीति बना लोगे, कानून बना लोगे। आपको पता चले कितने लोग अनपढ़ हैं, इतने लोग अनपढ़ नहीं है, तो उसके लिए आप पॉलिसी बनाओगे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, तो हम सबके लिए फ्री शिक्षा कर दें, क्वालिटी एजुकेशन कर दें, या सबके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दें। माता पिता पर ना छोड़ें कि माता पिता छोड़ें कि चलो आपके ऊपर है कि बच्चे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं। भारत में क्या 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, माता पिता के ऊपर नहीं। पढ़ाना कंपलसरी है, तो ऐसा है ये माता के ऊपर नहीं छोड़ा गया, नहीं पढ़ाना जरूरी है। कम 6 से 14 वर्ष को बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, आप उनसे छीन नहीं सकते। या ऑप्शनल नहीं है कि पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, नहीं ऐसा है। तो इस समय जब 17वीं 18वीं शताब्दी का 18वीं शताब्दी क्या होने लगा, जब लोकतंत्र आने लगा, लोकतंत्र का प्रचार होने लगा, तो जो सरकार बनने लगी, जो शासन आने लगा, लोगों के लिए आने लगा, तो लोगों के जब आएगा तो क्या विकास करेगा? स्वास्थ्य के लिए विकास करेगा, शिक्षा के लिए विकास करेगा, अमीरी गरीबी के लिए विकास करेगा, हटाने के लिए, अन्य सभी चीजों के लिए विकास करेगा। तो उसके लिए जानना पड़ेगा ना कि उसके क्षेत्र में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे, कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने लोग खाद्य सुरक्षा का अभाव है। इन सभी चीजों का जब वो अध्ययन करेंगे तो ही उनका एक कानून बना पाएंगे, एक नीतियां बना पाएंगे, उसका एक विकास कर पाएंगे। उससे पहले कैसे विकास कर पाएंगे? और 18वीं शताब्दी से पहले जो कि भारत अब पूरे विश्व में राजाओं का शासन था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, ये सभी चीजें थी। तो पहले उतना शासकों ने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा, तो बहुत ज्यादा बल नहीं दिया जनसंख्या पर, जनसंख्या के आंकड़े, सामाजिक आंकड़े इकट्ठा करने पे। लेकिन जब लोकतंत्र का प्रचार हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार जानना चाहिए अपने क्षेत्र में लोग कैसे हैं, लोगों का दिनचर्या कैसा है, ताकि उसी के अनुसार हम कानून बना सके, हम नीतियां बना सकें और अन्य प्रयास कर सके, अपनी योजना ला सके, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम विकास कर सके। ठीक है, तो ये इसमें बता रहा है कि हालांकि पुराना है, पर इसका आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया। लेकिन इसका जो आधुनिक रूप है 18वीं शताब्दी के अंतिम रूप यानी 1790 में आया। 1790 में आया जब अमेरिका ने जनगणना संभवतः की, जब अमेरिका ने आधुनिक रूप से जनसंख्या का अध्ययन किया 1790 में। उस समय अमेरिका बन गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका ने 1790 में जनसंख्या का उसने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन क्यों किया? मैंने बताया कि अब लोकतंत्र आ गया, लोगों द्वारा शासन होगा, लोगों के लिए काम करता, तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो जब तक जनसंख्या का अध्ययन का मतलब नहीं है, जनसंख्या का अध्ययन का मतलब ये जरूरी नहीं कि हमारे देश में 100 है कि 500 है। वो 100 है तो 100 में से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने बीमार है, कितने स्वस्थ है, कितने कमाते हैं, कितने नहीं कमाते, कितने कम कमाते हैं, कितने ज्यादा कमाते हैं, कितने योग्य कितने अयोग्य हैं, कितने की शादी हुई कितने की नहीं हुई। ये पूरा ये सामाजिक अध्ययन इसका होता है। जनसंख्या का अध्ययन का मतलब इतना सभी चीजों से और भी चीजों से है। बस ये नहीं कि बस जान ले हमारे देश में 100 लोग हैं 200 लोग हैं, ऐसा मतलब थोड़ा ना होता है कि इस देश में आबादी 200 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 25 करोड़, ऐसा मतलब नहीं होता है।
जिस भी देश की आबादी है वो सब इन सभी चीज़ों को जानती है, ताकि उसके बाद हम अपना काम करें, कानून बनाए। तो उस समय जो कि 1790 तक संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया था, बन गया था, और उन्होंने कई सारे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये पहले कई सारे देश होते थे, एक नहीं ये 50 देश होते थे। जो आप अमेरिका को देखो, अगर अमेरिका का इतिहास पढ़ो तो अमेरिका जो आज एक अमेरिका एक देश है, पहले छोटे-छोटे 50 देश होते थे, जो कि वो भी अंग्रेजों को गुलाम थे। अंग्रेजों को भी क्या उपनिवेशिक थे, उपनिवेश थे। बाद में जब आज़ाद हुए तो उनको लगा कि अब तो वो छोटे-छोटे देश हैं, हमारी जनसंख्या छोटी है, हमारा क्षेत्रफल छोटा है, यहाँ पर संसाधन कमी है, इत्यादि चीज़ें हैं, तो हम अलग रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। पता चला फिर फ्रांस आया, हमको गुलाम बना दिया, अभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर उन 50 राज्यों ने, उन 85 देशों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया, जो आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वर्तमान का जो अमेरिका है वो बना। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का देखो, जो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा दिखता है, वो भी पहले छोटे-छोटे कई सारे देश थे, उन सभी देशों ने मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया है। ठीक है, तो ऐसा है। तो उस समय अमेरिका बन गया था, तो अमेरिका ने आधुनिक जनगणना की। जनगणना का मतलब है ना कि कितनी आबादी है बस जान ले, किस देश में 50 लाख की आबादी है कि 1 करोड़ की आबादी है, उससे मतलब नहीं, वो कितने पढ़े लिखे इन सब चीज से भी मतलब करता है। ठीक है, तो इस आधुनिक रूप से 18वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया। अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः इससे पहले आधुनिक किसकी जनगणना थी, ये एकदम आधुनिक किसकी जनगणना थी, जिसमें ना केवल जनसंख्या का पता लगाएगा, अन्य चीजों का भी पता लगाएगा। और क्यों पता अमेरिका ने लगाया, जो कि लोकतंत्र था, लोगों के लिए काम करना था, ये सभी चीजें थी। अब आगे देखिए, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और यदि किसी भी प्रकार कंफ्यूजन तो आप हमें जो है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और वीडियो तो लंबा ऐसा नहीं हो रहा कि आपके लिए बहुत लंबा, सॉरी 1 मिनट, आपके लिए ऐसा तो नहीं ना कि वीडियो जो है बहुत, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ऐड आ गया था। चलिए, तो वीडियो आपके लिए लंबा नहीं हो रहा, 8 मिनट और इस टॉपिक को बता रहे हैं, 50 मिनट बाद जो हो जाएगा तो हम सेशन को समाप्त करेंगे। फिर अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अन्य चीजों को इस पैराग्राफ को में जान के समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए अन्य चीजें क्या दी गई हैं आपका, यहाँ दिया हुआ है आधुनिक किसकी जनगणना की। इस पद्धति, देखिए इस पद्धति में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, यानी इस पद्धति में जो आधुनिक जनसंख्या की पद्धति, इस पद्धति में अपना लिया था। यानी यूरोप ने इस पद्धति को 19वीं शताब्दी में अपना लिया था। भारत में जनसंख्या का कार्य, भारत में देखिए, भारत में जनसंख्या का सर्वप्रथम 1867-68 में, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या का जो कार्य है कब हुआ था, 1867-72 में हुआ था। आप इसको देखिए, आप दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या का जो कार्य है ये कब हुआ था, इसको नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या अंग्रेजों के समय 1867 से लेकर 72 था, यानी जब भारत में अंग्रेजों के समय जब पहली जनसंख्या हुई थी तो 5 साल इनको लग गया था जनसंख्या करने में। और ये देखिए के बीच प्रारंभ किया गया था, यानी 1867 से लेकर 1872 के बीच में जो है प्रारंभ किया गया था। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता, प्रारंभ किया गया था। और ये जनसंख्या जो है 1881 में क्या 1881 में समाप्त हुआ। फिर तो क्या 1867 से लेकर 1872 के बीच में प्रारंभ किया गया, और फिर तो 1881 से हर 10 साल बाद, यानी 10 वर्षीय जनगणना की जाती है। यानी हमारे भारत में 10 वर्षीय जनगणना की जाती है, ना कि 5 वर्षीय। 10 वर्षीय मतलब 10 वर्ष में जनगणना, अब 5 वर्षीय यानी 5 वर्ष में जनगणना। तो 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है। स्वतंत्र भारत ने इस पद्धति को चालू रखा, यानी आजादी के बाद भी भारत में चालू रहा। और सन 1951 तक, अब तक भारत में 7-10 वर्षीय जनगणना हो चुकी है। यानी 1951 से लेकर वर्ष 2011 तक भारत में अब तक जो है 7 जनगणना हो चुकी है। भारत में तक तो 7 जनगणना हो चुकी है, जिसमें वर्ष 2011 में हुई जनगणना सबसे नई जनगणना है। यानी वर्ष 2011 में जो जनगणना थी सबसे नई जनगणना है, और वर्ष 2021 में होना था, जो कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। अब आगे देखिए, ये जो चीजें कुछ फैक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पेपर में पूछ सकता है एमसीक्यू के रूप में, वैसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना
किए जाने का सबसे बड़ा कार्य है। यानी भारत की जनगणना जो है पूरे विश्व में किए जाने जो भारत की जनगणना जो कि भारत की आबादी तो अब अरबों में हो गई, 1.2 1 दशमलव